हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 दिसंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए एंड ये करंट अफेयर्स आप जाकर हमारी वेबसाइट pendulummedia.com पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जो 28 तारीख है दिसंबर 28 दिसंबर उससे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं एंड ये मार्च तक चलेंगे। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन फुल स्विंग में लेकर जाएं और आप हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट है, मेगा मॉक टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट करिए। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज करेंगे, देन हम जो आज की न्यूज़ है वो देखेंगे। सो प्रीवियस न्यूज़ है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ बरोइंग फ्रॉग नेम्ड आफ्टर बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के नाम पर एक जो फ्रॉग का स्पीशीज है, जो बिल खोदने वाले मेंढक है, उसकी एक प्रजाति मिली है। उसका नाम स्फेरोथेका बेंगलुरु रखा गया है। और ये बेंगलुरु के नाम पे इसलिए रखा गया है ताकि जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, और मतलब हाईलाइट करने के लिए कि जितने भी अभी तक बरोइंग फ्रॉग है सभी का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। उस जो भी फ्रॉग के हैबिटेट है बेंगलुरु में, उनका जो हैबिटेट है वो प्रॉपरली रिस्टोर नहीं किया गया है। इसको भी हाईलाइट करने के लिए ये रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट इज गुरु नानक जयंती जो है ये 30 नवंबर को मनाई जाती है, क्योंकि जो गुरु नानक है उनका जन्म कार्तिक की जो पूर्णमासी है उसमें हुआ था इन 1469। और वो पहले सिख गुरु थे और सिखिज्म के फाउंडर थे। और उनका जो बर्थडे है गुरु नानक देव का, वो गुरु नानक जयंती के फॉर्म में मनाया जाता है। नेक्स्ट, चाइना प्लान्स टू बिल्ड डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर के जो निचला पहुंच है वहाँ पर चीन एक डाउनस्ट्रीम बांध बनाने की योजना बना रहा है। अभी तक जो चाइना ने जितने भी तिब्बत में बनाए हैं डैम्स, जैसे इसमें से एक जांगमू डैम है जो 2015 में ऑपरेशनलाइज हुआ था। सो वो जो डैम थे वो अपर और मिडल रीचेस पे थे, और अब ये पहला डैम है जो लोअर रीचेस पे बनाया जाएगा। तो भारत के लिए कंसर्न का विषय है। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट टू बी होस्टेड बाय इंडिया। भारत ने SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है उसको होस्ट किया है। इंडिया ने चेयरमैनशिप उज्बेकिस्तान से ली थी 2019 में, और 30 नवंबर 2020 को इंडिया की जो चेयरमैनशिप है वो एंड हो गई है। नेक्स्ट इज इंडिया विल होस्ट द SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो भारत ने बौद्ध विरासत पर SCO ऑनलाइन प्रदर्शन की मेज़बानी की, और ये पहली बार बुद्धिस्ट हेरिटेज पे एक ऑनलाइन एग्जीबिशन जो है वो बनाई गई है, और इससे पीपल टू पीपल लिंकेजेस इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट इज PM विल अटेंड द वर्ल्ड फेमस दीव दीपावली फेस्टिवल इन वाराणसी। वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दीव दीपावली फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। साथ ही उन्होंने एक जो हाईवे है वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे, जिसको चौड़ा करने का प्रोजेक्ट था, उसको भी नेशन को डेडिकेट किया। नेक्स्ट इज रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है धिगवाड़ा बांदीकुई सेक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, उसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट इज रुपी कंटिन्यूज टू लूज अगेंस्ट US डॉलर। तो जो रुपी की कीमत है वो डॉलर के मुकाबले में लगातार गिर रही है। वहीं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, इनकी जो करेंसी है वो जो है लगातार US डॉलर के मुकाबले उसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट में ब्रिंग कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल इन विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक ला सकती है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी अभी तक तो जो डायरेक्टर जनरल है CCI का, उसको सेंटर अपॉइंट करता है, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, इस बिल के आने के बाद जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको पावर मिलेगी कि वो अपने इन्वेस्टिगेटिव आर्म का जो हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल है उसको अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट इज 900 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो अनाउंस किया गया है फॉर कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये जो है एक योजना है कोविड सुरक्षा मिशन। कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये एलोकेशन किया गया है। तो जो भी फंड्स होंगे रिलेटेड टू कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट, वो सभी एक तरफ जो है उनको डाइवर्ट किया जाएगा।
नेक्स्ट इज एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो आने वाले समय में जो भी पेंडेमिक्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम पीटलैंड का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें। सतत पीटलैंड प्रबंधन के द्वारा भविष्य में महामारी को रोका जा सकता है, ये एक अध्ययन में पाया गया है। पीटलैंड्स क्या होते हैं? पीटलैंड्स एक तरह के वेटलैंड होते हैं। इसमें जो सॉइल होता है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड इसी की वजह से इसमें काफ़ी बायोडाइवर्सिटी होती है। बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो जूनोटिक डिजीज़ को फैलाने में जो है रोल प्ले करते हैं, तो उनको मैनेज करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो उसके जो फ्यूचर आने वाले समय में जो भी पैंडेमिक्स हैं उनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज हम्पबैक डॉल्फिन जो है इसको मुंबई कोस्ट पे देखा गया है और ये हर वर्ष जो देखा जाता है उससे पहले इनको देखा गया है। ये आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। डॉल्फिन्स को शेड्यूल 1 जो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी आपको याद भी होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 में कंजर्वेशन ऑफ रिवर एंड सी डॉल्फिन्स के लिए। नेक्स्ट इज आरटी लैम्प टेक्निक। ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए और अभी ये भारत में अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है उसका कॉपी डीएनए बनाया जाता है नॉर्मल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करके और फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसमें कॉस्ट की बचत है, फिर टाइम भी कम लगता है, लेस टाइम। ये अपना जो रिजल्ट है ये आधे घंटे में डिलीवर कर सकता है और एम्पलीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी हायर स्किल्स की आवश्यकता नहीं है, नो हायर स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो आरटी-पीसीआर जो करेंटली यूज़ किया जाता है मेथड, उससे बेहतर इसकी एक्यूरेसी है और ये उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो चलिए हमने प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज कर ली है, हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सिनेप्सिस एवेसबीने ये एक लिजर्ड की स्पीशीज है जिसको ईस्टर्न घाट में देखा गया है। सिनेमाप्सिस अप्सबिने की खोज की गई है। सिनेमाप्सिस अप्सबिने इज द स्मॉलेस्ट नोन इंडियन गेकोनॉइड एंड द फर्स्ट स्पीशीज फ्रॉम द वेलिकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो है सबसे छोटी ज्ञात भारतीय गेकोनॉइड है और आंध्र प्रदेश के वेलिकोंडा रेंज से पहली प्रजाति है। इसको एक कॉमन नेम दिया गया है सेबिन्स नेल्लोर ड्वार्फ गेको। तो सेबिन के नेल्लोर ड्वार्फ गेको नाम का जो है इसको कॉमन नेम दिया गया है। गेकोनिड मीन्स अ मेंबर ऑफ द फैमिली गेकोनिडे, द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ स्मॉल लिजर्ड। तो छोटी छिपकली जो होती है उसकी जो सबसे जो बड़ी फैमिली है गेकोनिडे, ठीक है, उसमें जो भी बिलोंग करता है उसको गेकोनिड कहा जाता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है सिनेप्सिस अवसाबिने जिसको अभी स्पॉट किया गया है, ठीक है। ये स्पीशीज है नया लिजार्ड का, इसको ईस्टर्न घाट में देखा गया है और ये स्मॉलेस्ट नोन इंडियन गेकोनिड है, सबसे छोटा जो है गेकोनिड है इसको पाया गया है। जो फर्स्ट स्पीशीज है इसका आंध्र प्रदेश से मिला है। इसका कॉमन नेम सेबिन्स नेल्लोर ड्वार्फ गेको है। इसमें जो मेल्स होते हैं दे लैक फेमोरल पोर्स और उनका विजन काफ़ी अच्छा होता है। सो क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नोन इंडियन गेकोनिड सिनेप्सिस अवसाबिने हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबसे छोटी ज्ञात भारतीय गेकोनिड सिनेप्सिस अवसाबिने निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजे गए हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। So the correct answer for this is option A, that is Andhra Pradesh. Next is a news from space and IT section. World's tallest building Burj Khalifa sized asteroid was to pass by Earth on 29 नवंबर। तो 29 नवंबर को पृथ्वी के पास से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो बुर्ज खलीफा है उसके आकार का क्षुद्रग्रह जो है वो पास किया है। इस एस्टेरॉयड का नाम 153201 2000 WO107 है और साइंटिस्ट ने इसको 2000 में डिस्कवर किया था। इसका डायमीटर 820 मीटर्स है, आप समझ सकते हैं 820 मीटर जो है इसका डायमीटर है और जो हाइट है बुर्ज खलीफा की वो 829.8 मीटर्स है और ये उसी साइज का ये ऑलमोस्ट एस्टेरॉयड है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एस्टेरॉयड ये अर्थ से पास हुआ है।
इट इज़ अ नियर अर्थ एस्टेरॉयड। नियर अर्थ एस्टेरॉयड का मतलब कि जो ऐसे एस्टेरॉयड जो अर्थ के आसपास पाए जाते हैं। एंड दिस इज क्लासिफाइड एज पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड बाय नासाज जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। तो नासा की जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है। अगर ये गलती से भी अगर अर्थ से कोलाइड करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान कर सकता है ये। इट वॉज अर्लियर सीन इन जनवरी 2018। इसको पहले जनवरी 2018 में देखा गया था और ये अर्थ पे दोबारा गुजरेगा फरवरी 2031 में। Potentially hazardous asteroid are asteroids that have a minimum orbit intersection distance of 0.05 astronomical unit or less। तो ये जो संभावित क्षुद्रग्रह होते हैं ये वे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनकी न्यूनतम कक्षा अंतर दूरी जो है वो 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या उससे कम होती है। Question is, when will Burj Khalifa sized asteroid 153201 pass through the earth next time? बुर्ज खलीफा के आकार का क्षुद्रग्रह 153201 अगली बार पृथ्वी से कब गुजरेगा? February 2021, February 2025, February 2030 and February 2031. So the correct answer for this will be option D, that is February 2031. Next is PM Modi and his government's special relationship with Sikhs book unveiled on the occasion of Guru Parv। तो गुरु पर्व के अवसर पर एक पुस्तक जिसका नाम पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध है, इस पुस्तक का अनावरण किया गया और इसको लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, एंड ये जो बुक है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पब्लिश किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसको प्रकाशित किया है और ये हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में है। इसमें गुरु नानक देव जी के संदेश हैं और सिख समुदाय के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई जो भी पहले है, सरकारी पहले, उनका संकलन शामिल है। द मेन इनिशिएटिव्स फॉर द सिख कम्युनिटी आर द, तो इसमें कौन कौन से पहले की गई थी, जैसे कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खोलना। इसके अलावा पिछले साल 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया था। देन सिख पिलग्रिमेजेस के लिए जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, ठीक है, तो ये सारे ही कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए थे। हरदीप सिंह पुरी जो है वो करंट मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, साथ साथ उनके पास एक और मंत्रालय है, वो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी हेड है। सो गुरु नानक जयंती जो है ये गुरु नानक जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है और इस वर्ष 551st जो है हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज, पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख्स हैज बीन पब्लिश्ड बाय डैश। पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध को डैश द्वारा प्रकाशित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। So the correct answer is option C, that is Ministry of Information and Broadcasting ने इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट इज नागालैंड का इस वर्ष 58th फाउंडेशन मनाया गया है क्योंकि नागालैंड जो है वो भारत का 16वां राज्य बन के उभरा था 1 दिसंबर 1963 में। 1963 में नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बना था भारत का। इस वर्ष इसका 58th फाउंडेशन डे है, 58वां स्थापना दिवस है। नागालैंड अपनी विविधता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल और एमूर फाल्कन्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी नागा शांति वार्ता जो थी वो न्यूज़ में थी, जो कि भारत सरकार और जो नागालैंड का जो एक इशू है ग्रेटर नागालैंड से रिलेटेड, उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बातचीत का एक जरिया है। और ग्रेटर नागालैंड क्या है? ग्रेटर नागालैंड है कि जितने भी नागा ट्राइब्स हैं उनके लिए एक बड़ा सा अधिक मतलब जो है वहाँ पर एक मातृभूमि हो, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के कुछ कुछ हिस्से शामिल हैं जहाँ पे वो नागाज जो है ट्राइब रहती है, ठीक है। तो बेसिकली वो नागा ट्राइब के लिए एक विशेष जो है जगह चाहते थे। इसमें दो मुख्य समूह थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे टॉक्स में, NSCN-K एंड NSCN-IM। एंड इसके लिए फिर 2015 में 3 अगस्त 2015 में भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं इसको ख़त्म करने के लिए
और अभी भी इस पे चर्चा जो है वो चल रही है। नागालैंड की हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक माउंटेनियस स्टेट है, एक पहाड़ी राज्य है। इसकी कैपिटल कोहिमा है और भारत के जो छोटे शहर हैं उसमें से ये एक है। इट्स करंट चीफ मिनिस्टर इज नेफ्यू रियो। इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं और गवर्नर जो है वो RN रवि है। यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की भी एक सीट है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं। और ये अपना जो बॉर्डर है, पहले आप मेघालय की लोकेशन, आप नागालैंड की लोकेशन देख लीजिए पहले, ठीक है। नागालैंड अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, कंट्री की बात करें हम तो ये म्यांमार के साथ शेयर करता है। इसके अलावा स्टेट्स की हम बात करें तो इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अरुणाचल, असम एंड मणिपुर इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया और म्यांमार इन टर्म्स ऑफ कंट्री। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर नागालैंड वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया। किस वर्ष नागालैंड का गठन भारत के एक अलग राज्य के रूप में किया गया था। 1965, 1972, 1954 and 1963. So the correct answer is option D, that is 1963. Next is government launches one nation one card scheme in Andaman and Nicobar Island. सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की है और इसमें जो है आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक्स ई पोस्ट मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर जो भी राशन कोटा होता है वो उनको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे स्टेट में चले जाएं और उनको उनके कार्ड पे, राशन कार्ड पे फिर उनको मिले ही नहीं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी। तो अब वन नेशन वन कार्ड की मदद से क्या होगा कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको उनका राशन कोटा मिल जाएगा। It is one of the biggest reform by the government. It will help the government in providing rations quota effortlessly to migrant workers. वन नेशन वन कार्ड स्कीम की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है और ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो गरीब माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सब्सिडी वाले जो चावल है, गेहूं है, उनको गवर्नमेंट की जो राशन की दुकान है वहाँ से आसानी से ले सकें। A migrant under this scheme will be allowed to buy a maximum of 50% of the family quota. तो जो भी माइग्रेंट वर्कर है वो अपने जो भी फैमिली कोटा है उसका 50% तक वो खरीद सकता है स्कीम के अंतर्गत। IMPDS पोर्टल विल प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। तो IMPDS पोर्टल जो है ये राशन कार्डों की अंतर राज्य जो भी स्वायत्ता है इसके लिए तकनीकी मंच प्रदान करेगा और यहाँ पर एम है कि जितने भी राज्य हैं उन सबको वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत 2021 तक जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। एक देश एक राशन कार्ड योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑल स्टेट्स विल बी इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बाय 2022। सभी राज्यों को 2022 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। रिसेंटली दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह योजना शुरू की गई थी। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सबको 2021 तक यहाँ पर जोड़ा जाना है सारे स्टेट्स को। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर्स बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो। तो पहली बार जो है सबसे बड़ा जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसरो को अभी दिया गया है। इस टैंक का नाम C32LH2 है और इसको HAL द्वारा डिज़ाइन किया गया है ताकि जो पेलोड कैपेसिटी है GSLV Mark 3 की वो बढ़ सके। अभी तक जो सबसे भारी जो लिफ्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हमारा इसरो ने जो डेवलप किया है वो GSLV Mark 3 है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है इसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है यूजिंग दिस क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक। इट कैन लोड 5755 kg प्रोपेलेंट फ्यूल इन 89 क्यूबिक मीटर्स वॉल्यूम। यह जो है 89 घन मीटर की मात्रा में 5755 किलोग्राम प्रणोदक ईंधन को लोड कर सकता है।
HAL had provided many satellite structures for PSLV, GSLV Mark 2 and 3 launch vehicles. इससे पहले काफ़ी जो सैटेलाइट स्ट्रक्चर हैं वो HAL ने प्रोवाइड किए हैं डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स के लिए। और अब ये एक क्रू एस्केप मॉड्यूल भी डेवलप कर रहा है गगनयान मिशन के लिए। तो गगनयान मिशन आपको याद होगा, ठीक है, ये भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा। तो इसी की तैयारी जो चल रही है कि लोगों को इसमें भेजा जाएगा। तो उसके लिए जो क्रू एस्केप मॉड्यूल है ये जो है डेवलप किया जा रहा है बाय HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हम बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1964 में फॉर्म हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। ये गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है जो डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और असेंबली काम के लिए काम करता है। किस किस के लिए? एयरक्राफ्ट, जेट इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बेंगलोर में लोकेटेड है। इसरो के भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बेंगलुरु में है। और इसरो के जो चेयरमैन हैं, करंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? के सिवान है। ओके, सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड द बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो? निम्नलिखित में से किसने इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक प्रदान किया है? DRDO, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये डिलीवर किया है। नेक्स्ट इज कर्नाटका हाई कोर्ट रूल्स दैट MLC AH विश्वनाथ कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर। कर्नाटक की उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि MLC विश्वनाथ जो है वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाकी MLCs हैं R शंकर और N नागराज, ये मिनिस्टर्स बन सकते हैं क्योंकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होके गए हैं। और जो मिस्टर विश्वनाथ हैं वो काउंसिल में नॉमिनेट हुए हैं। द पिटिशनर हैड अपील दैट द इंक्लूजन ऑफ 3 MLCs इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज अगेंस्ट आर्टिकल 164 एंड 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसने भी याचिका दायर की उन्होंने अपील की थी कि जो भी मंत्रिपरिषद की जो 3 मंत्री हैं, 3 जो MLC हैं, इनको शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 164 और 361B के खिलाफ था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो है ये मिनिस्टर नहीं बन सकते लेकिन बाकी 2 बन सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा ये हम अभी डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 164 जो है मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, टर्म्स और सैलरी से संबंधित है। ठीक है, जो आर्टिकल 361B है ये मेंबर्स ऑफ द हाउस को डिस्क्वालीफाई करता है अंडर द 10th शेड्यूल फ्रॉम होल्डिंग द रेम्यूनरेटिव पोस्ट। तो 361B जो है 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों को पारिश्रमिक पद धारण करने से रोकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करें तो ये शेड्यूल 10 में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल जो निरोधक कानून है। और इसमें जो है MPs के डिस्क्वालिफिकेशन या जो मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ये ग्राउंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है इसमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ता है या फिर जो भी पार्टी के जो डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके अगेंस्ट वोट करता है बिना किसी पहले परमिशन या अप्रूवल के पार्टी से 15 दिन के अंतर्गत, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है इलेक्शन के बाद तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसके अलावा कोई नॉमिनेट हुआ है मेंबर, ठीक है, तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट मेंबर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हुए या फिर अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो तीनों ही कंडीशंस में यहाँ पर ग्राउंड्स मेंशन है कि किस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स मेंबर ऑफ अ हाउस डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल फ्रॉम होल्डिंग रेम्यूनरेटिव पोस्ट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों को पारिश्रमिक पद धारण करने से रोकता है? आर्टिकल 164B, आर्टिकल 271B, आर्टिकल 132A एंड आर्टिकल 361B. So what will be the correct answer for this? The correct answer will be option D, that is 361B. Next is Election Commission tells Law Ministry that it is ready to allow NRI voters
टू कास्ट देयर वोट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को बताया कि वे एनआरआई मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से अपने वोट डालने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। एंड अभी हाल ही में जो इलेक्शंस के लिए वोट होनी है वो असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने हैं इन द ईयर 2021। एज पर द इलेक्शन कमीशन प्रपोजल, जो भी इंटरेस्टेड एनआरआई हैं उनको पहले रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 5 दिन के अंतर्गत मिनिमम, जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो जो है वोट करना चाहते हैं। उसके बाद एनआरआई जो है वो पोस्टल बैलेट का इलेक्ट्रॉनिकली जो सेंड किया गया है उनको आरओ के द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसका प्रिंट आउट लेंगे, अपना प्रेफरेंस उसमें मार्क करेंगे और उसको वापस भेज देंगे। जो पोस्टल बैलेट है इसके साथ एक डिक्लेरेशन भी ऑफिसर के द्वारा भेजा जाएगा और दिस ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑफिसर है इसको किसी डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत का, उसके लिए जो है अपॉइंट किया जाएगा जिस कंट्री में एनआरआई रिसाइड कर रहा है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो पोस्टल बैलेट सिस्टम जो है वो सभी इंडियंस जो बाहर रहते हैं उनके लिए करना चाहता था और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बिल भी लेकर आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल अमेंडमेंट पीपल अमेंडमेंट बिल 2017, लेकिन ये लैप्स हो गया था। करंट लॉ के अकॉर्डिंग जो वोटर्स बाहर रह रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही केवल वोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन अलाउ एनआरआई वोटर्स टू वोट थ्रू ईटीपीबीएस बाय अमेंडिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961। तो सरकार एनआरआई मतदाताओं को चुनाव नियम 1961 के आचरण में संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम है पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसको जो है मतदान करने की अनुमति दे सकती है। ओनली सर्विस वोटर्स आर करेंटली अलाउड टू वोट थ्रू ईटीपीपीएस। तो अभी पोस्टल बैलेट सिस्टम से सिर्फ जो सर्विस वोटर्स हैं वो ही वोट कर सकते हैं, जैसे सैनिक वगैरह हो गए। अंडर ईटीबीपीएस रिटर्निंग ऑफिसर सेंड्स द पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली। तो मेल के द्वारा या फिर ऑर्डिनरी मेल के द्वारा यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है वो भेजा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। A citizen of India who is not residing in India and has not taken citizenship of any other countries can register as an NRI voter। तो भारत का नागरिक जो भारत के बाहर रहता है लेकिन वो किसी और देश की नागरिकता उसने नहीं ले रखी है तो वो अपने आप को एनआरआई वोटर के तहत रजिस्टर करा सकता है। इलेक्शन कमीशन हैज रिसेंटली प्रपोज्ड टू अलाउ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फॉर डैश वोटर्स। चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से मतदान की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। ओवरसीज एनआरआई एल्डरली एट ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एनआरआई। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे। हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 1988 से स्टार्ट हुआ था और 2004 से ये प्लान और प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड एड्स कैंपेन के द्वारा। और इसका मेन पर्पस यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि कैसे ये फैलता है और कितने लोग इससे पीड़ित हैं और क्या क्या पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिले हैं इनको डील करने में, एड्स को डील करने में, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जो एचआईवी है ये हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है और जो भी डिफेंस है हमारा इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको कमज़ोर कर देता है, स्पेशली जो कुछ टाइप के कैंसर होते हैं उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से बॉडी में जो है बीमारियां फैलने लगती हैं। और इसका जो सबसे खतरनाक स्टेज होता है, जो मोस्ट एडवांस स्टेज होता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स होता है। ठीक है, अभी 2019 की अगर हम डेटा की बात करें तो करीब करीब 38 मिलियन लोग जो हैं वो वर्ल्ड में एचआईवी से पीड़ित हैं। इसके अलावा एचआईवी सर्विसेज में गैप होने के कारण 6,90,000 लोग जो है वो 2019 में मर गए। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है ये एचआईवी के लिए इस्तेमाल की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और WHO का एम है कि 90% ऑफ द पीपल लिविंग विद एचआईवी जो है उन तक ये पहुंच सुनिश्चित हो आर्ट थेरेपी की 2020 तक, और सबको ये आर्ट थेरेपी एक्सेसिबल हो जाए 2030 तक। ठीक है, 90% को 2020 तक और सबको 2030 तक। वही हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
दोनों का ही एम यही है कि एड्स को 2030 तक खत्म करना है। इंडिया में करंटली 2.35 मिलियन पीपल हैं जिनको HIV है, HIV इन्फेक्शन है, और ये HIV बर्डन जो है वर्ल्ड का उसका 3rd हाईएस्ट है। इस वर्ष की थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। HIV एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। So question is India's National Health Policy 2017 aims to end AIDS by dash। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य डैश तक एड्स को समाप्त करना है, 2020, 2025, 2030 और 2035। So the correct answer for this is option C, that is 2030. Next is entire population of West Bengal to be covered under स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो पश्चिम बंगाल की जो संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य साथी बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा 1 दिसंबर से। और ये जो स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें 5 लाख पर एनम जो है पर फैमिली को कवर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो हेल्थ केयर कवर है ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए प्रदान किया जाएगा। द स्कीम इज एंटायरली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस स्कीम का जो पूरा खर्चा है, जो वित्त पोषित किया जा रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हर एक परिवार को जो है कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा और जो फीमेल गार्जियंस हैं फैमिली की उनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा स्कीम के अंतर्गत। द स्कीम अप्लाइज टू ऑल स्टेट रन एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो भी निजी अस्पताल हैं या राज्य द्वारा चालित अस्पताल हैं उन सभी में ये स्कीम लागू होगी। और ये सिमिलर है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं आयुष्मान भारत स्कीम से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और इसके जगह वो स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो ये ईस्ट इंडिया का एक स्टेट है। ये हिमालयाज और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल कोलकाता है जो पहले इस्टेब्लिश हुई थी एज द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट एंड कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं, इनको सब जानते हैं। गवर्नर जो है वो जगदीप धनकर हैं। वेस्ट बंगाल के स्टेट एनिमल कैटफिश है। स्टेट बर्ड व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। स्टेट ट्री यहाँ पर एल्स्टोनिया स्कॉलरिस है और जो स्टेट फ्लावर है वो नाइट फ्लावरिंग जैस्मीन है। क्वेश्चन आपके लिए, स्वास्थ्य साथी इंश्योरेंस स्कीम इज अ स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। स्वास्थ्य साथी जो बीमा योजना है निम्न में से किस राज्य की योजना है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला एंड मध्य प्रदेश। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।